हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का पाठ 2 में आपको 2 वीडियो पहले समझा चुके हैं। आज हम की वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताएंगे। तो बच्चों, इसमें है डाकघर के माध्यम से बचत। डाकघर पारिवारिक बचत का एक अच्छा एवं सुविधाजनक माध्यम है। यह एक सरकारी संस्था है जिसके माध्यम से की जाने वाली बचत पूर्णतः सुरक्षित रहती है। डाकघर छोटी छोटी बचतों के लिए भी सुविधा प्रदान करता है, अतः पारिवारिक बचत को डाकघर के माध्यम से विनियोजित किया जा सकता है। डाकघर द्वारा परिचालित मुख्य बचत योजनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न है। बच्चों, डाकघर में भी हम पैसे जमा कर सकते हैं। डाकघर से में पैसे जमा करके बचत कर सकते हैं। तो डाकघर में क्या क्या बचत खाते की योजनाएं हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। जैसे पहले है बचत खाते की योजना। पारिवारिक बचत को सुरक्षित एवं विनियोजित करने के लिए डाकघर द्वारा बचत खाते की योजना चलाई गई है। डाकघर में कोई भी व्यक्ति बचत खाता खुलवा सकता है और समय समय पर उसमें धन जमा कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें जमा धन निकाल भी सकता है। डाकघर में बचत खाता खोलना आसान होता है। इसके लिए डाकघर में से एक फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म में खाता खोलने वाले का नाम, पता लिखकर यथास्थान हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा खाता खोलने वाले व्यक्ति की फोटो भी लगाई जाती है। खाता खोलने के लिए कम से कम 50 रुपये बिना चेकबुक अथवा 500 रुपये चेकबुक सहित जमा करने पड़ते हैं। डाकघर में बचत खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक पासबुक दी जाती है। पासबुक में खाताधारी का नाम, पता आदि लिखा रहता है तथा खाते में जमा की गई या निकाली गई धनराशि या ब्याज आदि का विवरण भी नियमित रूप से पासबुक में लिखा होता है। तो बच्चों, इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपने 50 रुपये का खाता खोला है तो आपको कैश देने पड़ते हैं, और अगर 500 का खोला है या उससे अधिक खोला है तो आपको चेक के द्वारा भी आप भुगतान कर सकते हैं। डाकघर में बचत खाता व्यक्तिगत नाम से या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं। अल्पवयस्क या नाबालिग व्यक्ति भी डाकघर में बचत खाता खोल सकते हैं। डाकघर के बचत खाते में जमा धन पर निर्धारित दर से ब्याज भी दिया जाता है। यदि डाकघर में किसी बचत खाते में मात्र 50 रुपये जमा हो तो अल्प जमा राशि पर भी ब्याज दिया जाता है। वर्तमान समय में यह दर 4% वार्षिक। तो बच्चों, जो पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में जो पैसे जमा होते हैं उस पर 4% का ब्याज हमें मिलता है, चाहे कितनी ही कम धनराशि क्यों ना हो। डाकघर द्वारा बचत खाताधारियों को डाकघर में बचत खाताधारियों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इनमें मुख्यतः सुविधा नामांकन की है। यह खाताधारी की मृत्यु हो जाए यदि तो उसके खाते का बकाया धन नामांकित व्यक्ति को मिल जाता है। डाकघर बचत खाते में चेक की भी सुविधा होती है। चेक के माध्यम से लेन देन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक में ही हम चेक का लेन देन कर सकते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में भी जो है चेक के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। फिर है दूसरा, आवर्ती जमा योजना। इस योजना में एक निश्चित राशि पर प्रति माह डाकघर में जमा करवानी पड़ती है। ब्याज की दर जमा की गई राशि की अवधि पर निर्भर करती है। अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित संपूर्ण राशि जमाकर्ता को प्राप्त हो जाती है। मतलब जितनी राशि हमारी उसमें जमा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ब्याज मिलता है। फिर है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र भी डाकघर द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता एक निश्चित राशि के बचत पत्र डाकघर से खरीद सकता है। यह योजना 5 वर्षीय है। इस योजना में धन जमा करने पर आय कर के नियमानुसार छूट मिलती है। ये बचत पत्र 100, 500, 1000, 5000 तथा 10,000 मूल्य वर्ग के होते हैं। बचत पत्र खरीदने के लिए
जमा के लिए फॉर्म भरकर उसे निर्धारित राशि के साथ डाकखाने में जमा करना पड़ता है। डाकघर को धनराशि चेक द्वारा दी जा सकती है। इन बचत पत्रों में भी नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। इन बचत पत्रों में को किसी बैंक में गिरवी रखकर कर्ज भी प्राप्त किया जा सकता है। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र पर 7.9% ब्याज प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय बचत पत्र में कि हम ये अपनी इच्छा अनुसार 100 का, 500 का, 1000 का, 10,000 का, जितने का भी चाहे हम एक बचत पत्र खरीद सकते हैं, जिससे इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ये आयकर में भी हमें छूट मिलती है इससे। फिर है सावधि जमा योजना। डाकघर में विनियोग की यह उत्तम योजना है। इस योजना के अंतर्गत धनराशि की एक निश्चित अवधि के लिए डाकघर में जमा कराई जाती है। इस अवधि के लिए निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। विनियोग के लिए यह सर्वोत्तम योजना है और जमा राशि के लिए अधिकतम निर्धारित सीमा नहीं है। अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित संपूर्ण राशि जमाकर्ता को प्राप्त हो जाती है। जब अवधि पूरी हो जाती है तो उसका ब्याज मिल जाता है। 5 वर्षीय मासिक योजना, आय योजना। इस खाते पर 7.6 वार्षिक दर से ब्याज प्रति माह देय होता है। जमा करने की अधिकतम सीमा 4.5 लाख एकल खाते में तथा 9 लाख संयुक्त खाते में होती है। इसमें समय एक निश्चित सीमा होती है। अगर एकल खाता है तो 4 लाख और संयुक्त खाता है तो 9 लाख इसमें अधिकतम राशि होती है। फिर है वरिष्ठ नागरिक जमा योजना। डाकघर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक अच्छी योजना का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से जमा खाता खुलवा सकते हैं। इस खाते में अधिकतम 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस योजना में जमा धन पर 8.6% ब्याज दिया जाता है। यह भुगतान तिमाही रूप से होता है। तो बेटा, इसमें ये जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छी योजना है। जो व्यक्ति 60 वर्ष का है या उससे अधिक है वो इसमें अपना खाता खुलवा सकता है और इसमें 15 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पर सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है 8.6% का हमें ब्याज मिलता है। फिर है किसान विकास पत्र। इस योजना के अंतर्गत जमा धन पर 7.6 वार्षिक दर से ब्याज दे है। इस स्थिति में योजना में जमा धन 113 माह में 2 गुना हो जाता है। यानी जितनी हमारी जमा धन राशि है उससे दुगना हो जाएगा 113 महीने में। किसान विकास पत्र कोई व्यक्ति अकेले, संयुक्त रूप में अथवा संयुक्त रूप में तथा अवयस्क के नाम से ले सकता है। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 5,000 मूल्य वर्ग में उपलब्ध है। ये किसान विकास पत्र लेने होते हैं। इसमें आप चाहें तो 1,000 के विकास पत्र ले सकते हैं, चाहे 5,000 के, चाहे 10,000 के। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक कि 50,000 तक ये आप ले सकते हैं। क्रय की कोई सीमा नहीं है। 2 वर्ष 6 माह के बाद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। नामांकन की सुविधा है। इनके अतिरिक्त कोई व्यक्ति चाहे तो अन्य व्यक्ति को लिखित सहमति से आंतरित कर सकता है। इस योजना में जमा धन पर ऋण लेने की भी सुविधा उपलब्ध होती है। फिर है 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि भविष्य निधि खाता, निधि मतलब होता है धन, ठीक है। यह खाता कोई भी व्यक्ति स्वयं या अवयस्क के अभिभावक के रूप में खोल सकता है। अवयस्क मतलब
बच्चों, जो बच्चा होता है छोटा, जिसकी आयु 18 से कम होती है, इसमें एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 500 तथा अधिकतम राशि 1,50,000 एक मुश्त में या 12 किस्तों में जमा की जा सकती है। इस खाते में 7.9 यानी 7.9% का ब्याज मिलता है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। यह खाता नैसर्गिक विधिक या विधिक संरक्षक द्वारा केवल 2 बालिकाओं के जन्म लेने से 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है तथा 14 वर्ष की आयु तक खाते में धन जमा किया जा सकता है। मतलब जब लड़की का जन्म होता है, के जन्म लेने से 10 वर्ष तक की आयु तक ये खाता खोला जा सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना, और 14 वर्ष तक इसमें धन जमा किया जा सकता है। इस खाते में न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 1,50,000 और एक वित्तीय वर्ष में जमा किए जा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह 50% निकाला जा सकता है और इस खाते की पर वर्तमान में 8.5% का ब्याज देय है। डाकघर की उपयुक्त सभी योजनाओं में दिए जाने वाले ब्याज की दर का निर्धारण प्रत्येक तिमाही पर किया जाता है। तो बच्चों, जो पोस्ट ऑफिस में जो हमें ब्याज मिलता है, काफ़ी अच्छा ब्याज मिलता है और यह ब्याज हमें तिमाही दर पर दिया जाता है, तिमाही दिया जाता है। फिर है बैंक के माध्यम से बचत। पारिवारिक बचत का सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक माध्यम बैंक है। बैंकों में धन जमा करने के साथ साथ कीमती आभूषण, अन्य महत्वपूर्ण कागज आदि रखने के लिए बैंक कुछ वार्षिक राशि की लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। लॉकर में अपनी कीमती वस्तुएं रखकर व्यक्ति चोरी के भय से मुक्त हो सकते हैं। बैंक से निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है। बैंक में खोले जाने वाले खाते, तो बैंक का तो सब बच्चों को पता ही है कि बैंक में हम खाता खोल सकते हैं, लॉकर भी ले सकते हैं, और बैंक में हम कौन कौन से किस खाते खोल सकते हैं, किस किस प्रकार के खाते खोल सकते हैं, उसके बारे में हम आपको अब बताएंगे। जैसे पहले है हमारा बचत खाता। पारिवारिक बचतों के विनियोग के लिए सर्वोत्तम विधि बैंक बचत खाता है। यह खाता अपने निवास के निकट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खोलना चाहिए। यह खाता गृहिणी भी कम से कम 500 अथवा निर्धारित राशि में खोल सकती है। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्म भरना पड़ता है तथा फॉर्म पर खाताधारी को अपनी फोटो अनिवार्य रूप से लगानी होती है। स्थायी निवास को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र की फोटोकॉपी भी जमा करनी पड़ती है। इस खाते में जब चाहे रुपया जमा कर सकते हैं, परंतु रुपया निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आवश्यक रूप से करना पड़ता है। खाताधारी को बैंक एक लेखा पुस्तिका तथा मांगने पर एक चेक बुक भी देता है, जिसके द्वारा निकाला गया धन बैंक कर्मचारी अपनी लेखा पुस्तिका में दर्ज कर लेता है। इस खाते पर बैंक की ब्याज दर 4% है। तो इसमें आप बचत खाता खोलने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। 500 रुपये कम से कम इसमें डालने होते हैं खाता खोलने के लिए, और इसमें जो है ब्याज कितना मिलता है, 4%। खाता खोलने के लिए फ़ोटो बहुत ही आवश्यक होता है। फिर है चालू खाता। चालू खाते में प्रतिदिन रुपये जमा किए जा सकता है और निकाला जा सकता है। चालू खाते पर बैंक ब्याज नहीं देते। यह खाता मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए होता है। पारिवारिक बचत तथा गृहिणियों के दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं। तो ये जो व्यापारी होते हैं, क्योंकि उन्हें लेन देन के लिए हमेशा पैसे निकालने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं, तो ये खाता उनके लिए होता है, फ़ायदेमंद होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि उन्हें एक मोटी धनराशि अपने पास संभाल कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, वो बैंक के माध्यम से ही लेन देन करते रहते हैं। तो इससे चोरी का या लूट का खतरा भी नहीं रहता। तो ये एक व्यापारी के लिए बहुत ही उत्तम खाता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए यानी गृहिणी के लिए या एक नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए यह ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें ब्याज नहीं मिलता है। फिर है हमारा अगला बचत तथा चालू खाते में अंतर। अभी हमने बचत खाता और चालू खाता पढ़ा, अब हम इसके अंतर को जानेंगे।
ये बचत खाता मुख्य रूप से व्यक्तिगत और पारिवारिक बचत के लिए खोला जाता है, जबकि चालू खाता व्यापारिक लेन देन के लिए है। बचत खाते में जमा धन पर निर्धारित दर से ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाते में किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि खाता धारक को कुछ सेवा शुल्क भी देना पड़ता है। ये हमने आपको अभी बताया ही था। अगला है निश्चित अवधि पर का जमा धन खाता, जमा खाता। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा होता है तथा निश्चित अवधि के अनुसार ही बैंक जमा ब्याज भी देता है। इस खाते से रुपया निश्चित अवधि से पहले नहीं निकाला जा सकता। यदि रुपये को निकालना आवश्यक ही हो तो बैंक ब्याज की दर कम करके भुगतान कर देता है। बैंक में से इस जमा राशि के आधार पर ऋण भी लिया जा सकता है। रुपया जमा करने वाले को बैंक से एक पत्रक मिलता है, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, धनराशि तथा पत्रक के परिपक्व होने की तिथि आदि विवरण लिखे होते हैं। तो इसमें एक निश्चित समय के लिए धन जमा किया जाता है और जब वो निश्चित अवधि पूरी हो जाती है तभी धन निकाला जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो धन निकालना तो उसके लिए बैंक क्या करता है, बैंक जो है उसकी जो ब्याज की दर है उसको कम करके वो पैसे दे देता है। फिर है संचयी सावधि बचत खाता। इसमें यह एक ऐसी अल्प बचत योजना है जिसमें प्रति माह जमा करने के बाद रकम एक निर्धारित अवधि के बाद ब्याज सहित मिल जाती है। मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी के लिए यह बचत खाता बहुत ही उपयोगी साधन है। इस खाते में गृहिणी को प्रति माह 50 से 100 रुपये अथवा इसके गुणकों में राशि जमा कर सकती है तथा 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष बाद ब्याज सहित पूर्ण धनराशि से मिल जाती है। तो ये गृहिणी के लिए अच्छा है कि वो जैसे अपने घर में थोड़ा थोड़ा बचत करती है तो वो पैसे जो है वहाँ जमा कर सकती है बैंक में और उसकी जो है उसे ब्याज सहित वो राशि जमा राशि पर ब्याज मिल जाता है। फिर है बैंक में खाता खोलने से प्राप्त सुविधा। बैंक में जब हम खाता खोलते हैं तो हमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बैंक खाता खोलने वाले को पासबुक तथा चेकबुक देता है। इसका वर्णन निम्न है। देखिए बच्चों, जब हम बैंक में खाता खोलते हैं तो आप सबको पता है, आप सब मोस्टली सभी बच्चों का बैंक में खाता खुला हुआ है, तो आपने देखा होगा कि जब आप खाता खोलते हैं तो एक पासबुक हमें मिलती है और चेक बुक तभी मिलती है जब हम उसकी डिमांड करते हैं बैंक से, ठीक है ना। तो पासबुक और चेक बुक से क्या फ़ायदे होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रत्येक जमाकर्ता को बैंक खाता खोलने पर पासबुक देता है जिसमें उसके द्वारा जमा की गई तथा निकाली गई धनराशि का दिनांक सहित विवरण अंकित किया जाता है। पासबुक को देखकर खाते का संपूर्ण विवरण पता चलता है। फिर है चेकबुक। चेकबुक जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, जमाकर्ता को 10 अथवा 20 चेकों में से की एक चेकबुक दी जाती है। चेक बैंक से धन निकालने का साधन है। चेक एक प्रकार से चेक जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है वाहक चेक। इस चेक का रुपया बैंक में चेक लेकर जाने वाला व्यक्ति निकाल सकता है। आदेश चेक पर छपे हुए वाहक शब्द को काटकर आदेशक शब्द लिख दिया जाता है, जिसमें बैंक केवल उसी व्यक्ति को पैसा देता है जिसकी पहचान करवा लेता है। तो इसमें जो है व्यक्ति साइन करके दे देता है चेक और वो दूसरा व्यक्ति भी इसे निकाल सकता है और इसकी जगह वो आदेश चेक के पर जो वाहक है वाहक के आदेशक लिख देता है। क्रॉस अथवा रेखांकित चेक। क्रॉस अथवा रेखांकित चेकों में बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती है। इस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का चेक जारी करने पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती। जब हम साइड में 2 लाइनें खींच देते हैं तो जो हमारा जो प्राप्त करता है केवल वही अपने खाते में जमा कर ही राशि प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही सुरक्षित चेक है। फिर है यात्री चेक। आजकल यात्रा करते समय नकद रुपया अपने साथ लेकर जाना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए बैंक रुपया जमा कराकर यात्री चेक
प्राप्त कर धन को सुरक्षित रूप से ले जाया जाता है। यह यात्री चेक किसी भी स्थान का दिया जा सकता है। यहाँ पर उस बैंक की शाखा को 500 से 1000 मूल्य मिलते हैं। यानी जब हम यात्री चेक के माध्यम से हम जो है अपना धन दे सकते हैं। यह इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें धन लेकर इधर से उधर लेके जाना नहीं पड़ता। यात्री चेक के माध्यम से हम धन पे कर सकते हैं, धन अदा कर सकते हैं। उपहार चेक। उपहार चेक में किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर किसी प्रियजन को भेंट या उपहार देने के लिए दिए जाने वाले चेक को उपहार चेक कहा जाता है। ये चेक 51, 101 आदि मूल्य की भी होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में पैसे देने हैं तो वो हम कैश ना देके चेक के रूप में भी दे सकते हैं। उपयुक्त मुख्य सुविधाओं के अतिरिक्त अब प्राय सभी बैंकों द्वारा अपने खाताधारकों को कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं मुख्य हैं। इसमें है आगे है अब बचत विनियोग के अन्य साधन। डाकघर तथा बैंक के अतिरिक्त पारिवारिक बचत विनियोग के कुछ अन्य साधन भी हैं। इन साधनों में से कुछ सुरक्षित, लाभकारी तथा लोकप्रिय साधनों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला है जीवन बीमा में बचत को जमा करना। जीवन बीमा से तो सभी बच्चे परिचित होंगे, यानी LIC। इसके माध्यम से भी हम अपना धन जमा कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, क्या क्या हमारी सुविधाएं होती हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जीवन बीमा बचत का एक उत्तम साधन है। जिन परिवारों में बचत की आदत नहीं होती और जो खर्च करने में असावधानी दिखाते हैं, उनको बीमा अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि बीमा की किस्त अनिवार्य रूप से जमा करानी पड़ती है। इस योजना का महत्व इसीलिए भी अधिक है कि बीमा कंपनी व बीमा कराने वाले व्यक्ति के बीच एक समझौता होता है, जिसमें व्यक्ति के भविष्य की अनिश्चितता का खतरा उठाने का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी ले लेती है। अर्थात बीमा कराने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर संबंध बीमा कंपनी बीमित राशि और उसके उत्तराधिकारी को दे देती है। इस प्रकार जीवन बीमा कराकर व्यक्ति अपने जीवन के सदस्यों, अपने परिवार के सदस्यों के भविष्य के प्रति एक सीमा तक निश्चिंत हो जाता है। जीवन बीमा कराने के बाद जितने रुपए का जीवन बीमा कराया गया है, उस राशि एवं बीमे की अवधि के अनुसार बीमे की प्रीमियम स्वेच्छा से त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक जमा करानी है। किस्त समय पर जमा न करने पर जुर्माने के रूप में थोड़ा ब्याज भी देना पड़ता है। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो व्यक्ति पैसे नहीं जमा कर सकते, तो उनके लिए ये अच्छा है कि वो जीवन बीमा कराएं। और क्योंकि जीवन बीमा में क्या होता है कि किस्तें अवश्य ही देनी पड़ती है। वो किस्त आपकी तिमाही हो, वार्षिक हो, छमाही हो, जैसे भी हो, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार करा सकते हैं। तो वो आपको जमा करानी पड़ती है। इस तरह से एक तरह से धन जमा होता जाता है और समय जब अवधि पूरी होने पर या कोई दुर्घटना होने पर वो धन वापस आपको मिल जाता है। फिर है लाभ। इसके लाभ क्या है? जीवन बीमा कराने से अनिवार्य रूप से बचत की आदत पड़ती है। जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को आर्थिक लाभ होता है। यह योजना बचत के अन्य साधनों जैसी है। अन्य बचत योजना के अंतर्गत धन जमा करने वाले की मृत्यु होने पर केवल उतना ही धन लौटाया जाता है जितना मृतक के खाते में, जबकि इसमें जो है ब्याज भी हमें दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बीमा कंपनी जीवन बीमा करवाए हुए व्यक्ति को ऋण भी दे सकती है। जीवन बीमे की किस्तों का भुगतान धनराशि पर आय कर की छूट भी उपलब्ध है। इसमें आय में भी हमें छूट मिलती है। फिर है भविष्य निधि योजना में बचत खाता, बचत जमा करके। यही योजना भारत सरकार ने प्राय सभी संस्थानों, कॉलेजों, स्कूलों, औद्योगिक संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों में चालू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य रूप से बचत करना है। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति को इस धन का कुछ अंश
ऋण के रूप में भी मिल जाता है, जो उसे किस्तों में लौटाना होता है। वेतन मिलते समय मूल वेतन में से एक निश्चित राशि प्रोविडेंट फंड में जमा करवाने के लिए काट ली जाती है। आजकल सहायक अंशदान प्रोविडेंट फंड योजना ज़्यादा प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत काट लिया जाता है। रोजगार देने वालों को भी उतनी ही राशि उसमें डालकर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा को में जमा करनी होती है। इस जमा राशि पर बैंक ब्याज देता है। इस राशि के को वेतनभोगी रोजगार देने वाला कोई भी नहीं निकाल सकता। यह राशि प्रत्येक व्यक्ति के नौकरी या कार्य से अवकाश प्राप्त करने पर एक साथ ब्याज सहित मिल जाती है। वास्तव में यह राशि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था का बहुत ही बड़ा सहारा होती है। अब है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में बचत जमा करके। भारत सरकार ने 1972 और 73 यानी 1972 और 1973 ईस्वी में सार्वजनिक भविष्य निधि योजना चालू की। ये बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है आमतौर पर, तो इसको सब बच्चे नोट कर लेंगे। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा अथवा डाकघर में खुलवा सकता है। योजना के वर्तमान नियमानुसार इस खाते में प्रति वर्ष अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, परंतु कम से कम 500 रुपये प्रति वर्ष जमा करने अनिवार्य है। इस खाते में कुल धनराशि एक बार जमा की जा सकती है और प्रति माह सुविधानुसार जमा की जा सकती है। इस धनराशि पर 7.9 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज। ब्याज की दर प्रति तिमाही बदलती रहती है। यह धनराशि 15 वर्ष पूरे हो जाने पर वापस मिल जाती है। योजना में सम्मिलित होने पर 6 वर्ष उपरांत फिर प्रत्येक वर्ष पर पहले जमा किए हुए धन का कुछ भाग निकाला जा सकता है। इस बचत योजना में जमा की गई राशि पर नियमानुसार आयकर में छूट मिलती है तथा योजना के अंतर्गत जमा धनराशि पर मिलने वाला संपूर्ण ब्याज आयकर से मुक्त रहता है। फिर है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में बचत खाता, बचत जमा करके। आजकल बचत का एक अत्यंत लोकप्रिय, लाभदायक और पूर्णतः सुरक्षित साधन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा प्रसारित विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं हैं। यूनिट एक प्रकार की अंश पूंजी होती है जिसमें 10 रुपये जिसकी कीमत 10 रुपये होती है। इस यूनिट ट्रस्ट के किसी भी एजेंट के माध्यम से आवेदन पत्र देकर धनराशि का क्रॉस देकर जो है यूनिट्स खरीद सकते हैं। यूनिट्स के माध्यम से प्राप्त धन को सरकार विभिन्न सरकारी उद्योगों में लगाती है तथा प्राप्त लाभांश का 90% यूनिट्स के खरीदारों को वर्ष के अंत में लाभांश के रूप में दे देती है। ये यूनिट्स रुपये की आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बेचे जा सकते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर विभिन्न आकर्षक और लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जो समय समय पर योजनाएं चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं। यूनिट स्कीम 64 मास्टर शेयर, मास्टर प्लस, मास्टर गेन, मास्टर ग्राफ, यूलिप, चाइल्ड गिफ्ट स्कीम्स, इक्विटी टैक्स सेविंग्स प्लान, यूटीआई, महिला यूनिट स्कीम आदि, ये कुछ उल्लेखनीय योजनाएं जो हैं इसमें आती हैं। फिर है शेयर हिस्से में बचत जमा करके। किसी भी बड़े अथवा छोटे उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से बेचने के लिए जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों को ही शेयर कहते हैं। छोटे छोटे हिस्से होते हैं, इनको ही हम शेयर कहते हैं। हिस्से खरीदने वाला हिस्सेदार कहलाता है। कंपनी के प्रारंभ होने पर वर्ष के अंत में होने वाला लाभ हिस्सों के अनुसार लाभांश के रूप में हिस्सेदारी में वितरित कर दिया जाता है। यदि कंपनी को हानि होती है तो लाभांश के रूप में अपने हिस्सेदारों को कुछ भी नहीं देती है। प्रत्येक हिस्सा हस्तांतरित हो सकता है या रुपयों की आवश्यकता होने पर दूसरों को बेचा जा सकता है। परिवार अपनी बचत को इन हिस्सों में विनियोजित कर सकता है। हिस्से खरीदने
इससे पहले कंपनी के नाम, साख और ख्याति के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। बचत का धन पर्याप्त होने पर ही सूझबूझ के साथ हिस्सों में लगाना चाहिए। उपयुक्त विवरण द्वारा बचत के मुख्य साधनों का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बचत के साधन को अपनाना चाहिए। आज के युग में बचत का विशेष महत्व दिया जा रहा है तथा अच्छी आदत डालने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। बच्चों को बचत के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विद्यालय में संचय का जमा योजना भी परिचालन किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम अपनी जो है बचत कर सकते हैं। तो आज हमारा ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। सब बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे अगली वीडियो में इससे अगले पीरियड में आपको हम नोट्स भेज देंगे इस लेसन के। धन्यवाद।